Hello guys, welcome again. Myself Rajan, and today here in front of you I'm just teaching you the account subject, and today this is my lecture number second of the unit number second. So guys, welcome to the Hawking classes. So guys, right now in my previous lecture I just wanted to say the one thing is that in my previous lecture I dictate you some meanings. जो हमारा पहला मीनिंग था वो था एसेट से रिलेटेड, और जो दूसरा मीनिंग था वो था हमारा गुड्स से रिलेटेड, जो आपने अपनी यूनिट नंबर 1 की लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से कर रखा है. अब हम आपको करवाएंगे, उसके बाद हमने आपको करवाया था डेटर्स का, कस्टमर्स का, क्रेडिटर का, सप्लायर्स का और लायबिलिटीज का मीनिंग. सो गाइस, डेटर्स कौन होते हैं मैं एक बार दोबारा से डिक्टेट करना चाहूंगा कि डेटर्स कौन होते हैं. डेटर्स कौन से होते हैं? कहते हैं दोज पर्संस हु आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट. कहते हैं ये वो लोग होते हैं जो हमसे सामान उधार पर खरीदते हैं, उधार पर खरीदते हैं, वो होते हैं डेटर्स. श्योर गाइस. और दूसरे होते हैं कस्टमर्स. कहते हैं दोज पर्संस हु आर बाइंग गुड्स फ्रॉम अस इधर ऑन क्रेडिट और ऑन कैश. मतलब वो लोग जो हमसे या तो उधार पर सामान खरीदते हैं या कैश पर सामान खरीदते हैं, वो हमारे कस्टमर्स होते हैं. मतलब खाली उधार पर खरीदने वाला डेटर्स कहलाएगा और उधार और कैश दोनों पर खरीदने वाला कस्टमर कहलाएगा. श्योर गाइस. अगर एक पर्सन है राम, वो मेरी फॉर्म में आया और मुझसे सामान उधार पर खरीद रहा है, श्योर, तो वो मेरा बन जाएगा डेटर. और एक पर्सन है श्याम, जो मुझसे सामान उधार पर भी खरीद रहा है कुछ बहुत, और कुछ बहुत वो कैश पर खरीद रहा है, श्योर, तो वो मेरा बन जाएगा कस्टमर. श्योर. या फिर मैं ये कहूं कि क्या राम भी मेरा कस्टमर था? हाँ, राम भी मेरा कस्टमर था, श्याम भी मेरा कस्टमर था. सो इन शॉर्ट मेरा कहने का तरीका ये है कि जो लोग हमसे सामान खरीदते हैं उधार पर, वो तो हो गए डेटर. श्योर. और जो लोग हमसे सामान खरीदते हैं उधार पर भी खरीद सकते हैं और कैश पर भी खरीद सकते हैं, अगर वो किसी भी फॉर्म में खरीदे तो वो हमारे कस्टमर होते हैं. सो डेटर्स आर ऑल्सो कस्टमर्स. तो यहां मैं लिख सकता हूं कि डेटर्स जो उधार पर खरीदते हैं वो भी कस्टमर कहलाते हैं. डेटर्स आर ऑल्सो कस्टमर्स. परंतु ये वो कस्टमर होते हैं जो उधार पर सामान खरीदते हैं. और कस्टमर्स क्या होते हैं? उनमें वो लोग इंक्लूड होते हैं जो कुछ उधार पर भी खरीदते हैं और जो कुछ कैश पर भी खरीदते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिटर्स का. कहते हैं दोज पर्संस हु आर सेलिंग गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट. मतलब वो लोग जो हमें सामान बेचते हैं उधार पर बेचते हैं. श्योर. जो हमें सामान उधार पर बेचते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं. और वो लोग जो हमें सामान उधार पर भी बेचते हैं और जो हमें सामान कैश पर भी बेचते हैं वो हमारे होते हैं सप्लायर्स. श्योर. सो इन शॉर्ट में ये कहने वाला हूं कि क्या क्रेडिटर्स सप्लायर कहलाते हैं? हाँ जी, क्रेडिटर्स आर नोन एज सप्लायर. क्रेडिटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लायर. क्रेडिटर हमारे सप्लायर भी कहलाते हैं. क्रेडिटर हमारे सप्लायर भी कहलाते हैं. दोबारा से बताता हूं. जो लोग हमें सामान उधार पर बेचते हैं, जो लोग हमें सामान उधार पर बेचते हैं ऑन क्रेडिट, श्योर गाइस, वो तो होते हैं डेटर्स. और जो लोग हमें सामान उधार पर भी बेच सकते हैं और कैश पर भी बेच सकते हैं, वो होते हैं हमारे कस्टमर्स. सॉरी, गलत बता गया मैं. अगेन माइंड थोड़ा सा ऐसे ही हुआ पड़ा. राइट नाउ, जो लोग हमसे सामान उधार पर खरीदते हैं, जो लोग हमसे सामान उधार पर खरीदते हैं, ये लोग हमसे सामान उधार पर खरीदते हैं, वो होते हैं डेटर्स. और जो उधार पर भी खरीदते हैं कैश पर भी खरीदते हैं वो होते हैं कस्टमर्स. सो क्या डेटर्स हमारे कस्टमर होंगे? यस, डेटर हमारे कस्टमर होंगे. श्योर. ओके जी. जो हमें सामान उधार पर बेचते हैं वो क्रेडिटर्स होंगे, और जो हमें सामान उधार पर भी बेच सकते हैं कैश पर भी बेच सकते हैं वो सप्लायर होंगे. श्योर.
सो क्या क्रेडिटर सप्लायर कहलाएंगे? हाँ जी, क्रेडिटर सप्लायर कहला सकते हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? कहता है दोज अमाउंट विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, मतलब वो वाली अमाउंट जो अभी तक पे होनी बाकी है, मतलब आपने उन अमाउंट्स को पे करना है लेकिन आपने उन्हें पे नहीं किया, वो अभी तक पे होनी बाकी है, वो होती है आपकी लायबिलिटीज, कर्जा। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया और वो लोन अभी तक पे होना बाकी है, तो वो क्या हो गया? आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। श्योर। अनपेड लोन है, ये आपका अनपेड लोन है, ये आपका अनपेड लोन है जो आपने बैंक से लिया है और वो अभी तक पे होना बाकी है। श्योर गाइस। सो ये क्या है? आपकी लायबिलिटी कहलाएगी, कर्जा कहलाएगा आपका। सो गाइस, लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आइए पढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। कहता है दोज एक्सपेंसेस which are paid before use, या फिर हम ये कह सकते हैं which are, और या फिर हम ये कह सकते हैं those expenses which are paid in advance, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, which are paid in advance, मतलब those expenses which are paid before use and those expenses which are paid in advance, दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ जी गाइस, मतलब क्या है कि वो वाले खर्चे जो हमने यूज करने से पहले ही पे कर दिए, जिनका एंजॉय उठाने से पहले ही उन्हें पे कर दिया। श्योर गाइस, जिनका यूज उठाने से पहले ही, जिनका लुत्फ उठाने से पहले ही उन्हें पे कर दिया, वो क्या होंगे? हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब जिन्हें हमने एडवांस में पे कर दिया, वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। श्योर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फोन में रिचार्ज करवाया, आपने अपने फोन में रिचार्ज करवाया 500 रुपीज का 3 मंथ्स का। श्योर गाइस, क्या आपने वो रिचार्ज पिछले 3 महीनों का करवाया या अगले 3 महीनों का करवाया? सर, अगले 3 महीनों के लिए करवाया है ना, तो मतलब वो 3 महीने जिसके लिए आपने रिचार्ज करवाया है, वो 3 महीने अभी यूज होने बाकी हैं। जिसके लिए आपने रिचार्ज करवाया है, जिन 3 महीनों के लिए आपने रिचार्ज करवाया है, वो 3 महीने अभी यूज होने बाकी है अभी यूज होने। श्योर गाइस। सो वो 3 महीने अभी यूज होने बाकी हैं, लेकिन आपने खर्चा पहले से ही कर दिया, लेकिन उस खर्चे के बेनिफिट्स को अभी तक अवेल नहीं किया ना। खर्चा एडवांस में कर दिया, लेकिन खर्चे के बेनिफिट्स को अभी तक अवेल नहीं किया, अभी तक प्राप्त नहीं किया। श्योर, वो खर्चा कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी वजह से रिचार्ज प्रीपेड कहलाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके बेनिफिट्स आपने नहीं उठाए, लेकिन उनको पे आपने एडवांस में कर दिया है, जिसकी वजह से वो प्रीपेड कहलाते हैं। श्योर गाइस। एक वर्ड होता है पोस्ट पेड, एक वर्ड होता है आपके पास पोस्ट पेड। पोस्ट पेड कौन से होते हैं? पोस्ट पेड वो होते हैं जिनका मतलब दोज एक्सपेंसेस, एक होते हैं पोस्ट पेड एक्सपेंसेस, ये होते हैं दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड आफ्टर यूज, मतलब वो एक्सपेंस जो पे किए जाते हैं यूज होने के बाद। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, पहले मैंने उन्हें मैंने उनसे पूरा महीना काम करवाया, काम करवाने के बाद महीने के अंत में एंड डेट पर मैंने उन्हें सैलरी दी, मतलब अपना यूज पूरा उठाने के बाद मैंने उनको सैलरी दी। दैट इज कॉल्ड द
पोस्ट पेड एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वर्ड अभी तक सुना होगा। आउटस्टैंडिंग का आप कई बच्चे मीनिंग निकाल रहे होंगे सुपर, फैबुलस। आउटस्टैंडिंग का वर्ड जो है वो इस मीनिंग को भी अराइज करता है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग सुपर भी होता है, फैबुलस भी होता है, बट अकाउंटिंग टर्म में आउटस्टैंडिंग को अलग कहलाता है। आउटस्टैंडिंग का जो मीनिंग है वो सुपर भी होता है, फैबुलस भी होता है, बट अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग को कुछ और कहा जाता है। अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग को कहा जाता है बकाया। अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग को कहा जाता है बकाया। क्या कहा जाता है? बकाया। श्योर गाइस? सो यहां पर वो होता है, इसका मीनिंग अराइज होगा दोज एक्सपेंसेस which are still pending to pay, वो हमारी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। श्योर? सो दोज एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, वो हमारी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जिनको हम एडवांस में पे कर देते हैं वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब जो खर्चे हमने उनका फायदा तो उठा लिया, उन खर्चों का फायदा तो उठा लिया, लेकिन उन्हें अभी तक पे नहीं किया, वो तो बन गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जिन खर्चों का हमने फायदा उठाने से पहले ही पे कर दिया वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जिनका फायदा उठा लिया अभी तक पे नहीं किया वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोबारा से डिक्टेट करता हूं, जिन खर्चों का हमने यूज उठा लिया लेकिन पे नहीं किया वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और जिन खर्चों का हमने यूज तो नहीं उठाया लेकिन एडवांस में पे कर दिया वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। श्योर? मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे आफ्टर यूज, वो होती है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब यूज होने के बाद भी वो पे होनी बाकी है। उन खर्चों का यूज उठा लिया, उन खर्चों का फायदा उठा लिया, फायदा उठाने के बाद भी वो पे होनी बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगी। और जिन खर्चों का अभी तक मैंने यूज नहीं उठाया और उन्हें मैंने एडवांस में पे कर दिया, वो खर्चे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जिन खर्चों का मैंने यूज उठाया और यूज उठाने पर उन्हें पे कर दिया, प्रॉपर मैच्योरिटी डेट, प्रॉपर टाइम पर पे कर दिया, वो होते हैं पोस्टपेड एक्सपेंसेस। सो आपको एक्सपेंसेस, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस पता चल गए होंगे। सो आपने लायबिलिटीज में एक बात पढ़ी कि दोज अमाउंट सो गाइस, आपने लायबिलिटी में एक बात पढ़ी कि दोज अमाउंट विच आर स्टिल पेंडिंग टू पे, वो हमारी लायबिलिटी होती है। जो पे करनी बाकी है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पे करने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पे करने बाकी हैं। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज लायबिलिटी, कॉल्ड एज लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या कहलाती हैं? सर लायबिलिटी कहलाएंगी, क्योंकि लायबिलिटी भी पे होनी बाकी है, ये भी पे होने बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी कहलाएंगी। ओके सर, आपने हमें ये मीनिंग बता दिए और हमें पता भी चल गए। राइट नाउ हम अपना करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। सर हमारा इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसके बाद हमारा होगा इनकम का कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस के बारे में तो बहुत पढ़ लिया हमने, हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे इनकम के बारे में। श्योर? श्योर जी। इनकम भी हमारी कई तरह की होती है। एक होती है एक्रूड इनकम, एक होती है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? देखिए जरा ध्यान से, एक्रूड इनकम क्या होती है?
एक्रूड इनकम क्या होती है? श्योर गाइस, एक्रूड इनकम क्या होती है? कहता है दैट पार्ट ऑफ इनकम या फिर हम लिख सकते हैं और दैट अमाउंट which still pending to receive, ओहो, ये बात क्या कह दी सर आपने? जरा हम इसे दोबारा से बताएं। दैट पार्ट ऑफ इनकम और दैट अमाउंट विच स्टिल पेंडिंग टू रिसीव, मतलब इनकम का वो वाला हिस्सा जो अभी तक रिसीव करना बाकी है। ओह सर, ये क्या हो गया? सपोज करो मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने किसी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, जहां मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां से मैं इंटरेस्ट प्राप्त करूंगा ना, मैं वहां से इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, इंटरेस्ट को प्राप्त करूंगा। लेकिन वो इंटरेस्ट जो मुझे मंथली टू मंथली मिलना चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला, इस महीने का इंटरेस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, तो वो मेरी इनकम क्या कहलाएगी? एक्रूड इनकम कहलाएगी। मतलब वो वाली इनकम जो अभी तक पेंडिंग है रिसीव होनी, जो अभी तक बकाया है रिसीव होनी, वो कहलाएगी एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं यहां पर, एग्जाम्पल मंथली इंटरेस्ट is still pending to receive, ये हमारी क्या कहलाएगी सर? ये हमारी एक्रूड इनकम कहलाएगी, ये हमारी एक्रूड इनकम कहलाएगी। सो जल्दी से मीनिंग नोट कीजिए। अब हम बहुत सारी बातें लिखेंगे, वहां से फाइंड आउट करेंगे कि कौन से हमारे पोस्ट पेड एक्सपेंसेस हैं, कौन से प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्रूड इनकम है। श्योर, हम जल्दी से उन सारी बातों को अच्छे से क्लियर करेंगे। काफी सारे आपके सामने मैं सिचुएशंस लेकर आऊंगा, फिर उन सिचुएशन से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी चीज क्या है। श्योर गाइस, तो जल्दी से नोट कीजिए। सो गाइस, ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि किसका मीनिंग क्या अराइज होता है। रेंट पेड हमारा क्या कहलाएगा सर? हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। और कौन सा एक्सपेंस होगा हमारा? पोस्ट पेड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है हमारा? पोस्ट पेड एक्सपेंस है सर हमारा। श्योर। रेंट रिसीव हमारी क्या है सर? हमारी इनकम है। इनकम है ना? हाँ जी सर, नॉर्मल इनकम है हमारी रेंट रिसीव। हाँ जी, नॉर्मल इनकम है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब द रेंट विच इज स्टिल पेंडिंग टू पे। श्योर। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, यहां पर ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, तो मतलब द रेंट विच इज स्टिल पेंडिंग टू पे, वो रेंट जो अभी पे करना बाकी है, तो ये हमारी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जिसको हम लायबिलिटी भी कहते हैं। श्योर। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट को एडवांस में पे कर दिया, तो ये आपका बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड रेंट यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। श्योर। ओके सर जी। सैलरी पेड आपका क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। स्टिल पेंडिंग टू पे सैलरी जो अभी पे करनी बाकी है, तो ये बनेगी आपकी, जो चीज पे करनी बाकी है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको हम लायबिलिटी भी कह सकते हैं
लायबिलिटी का हिस्सा होता है ना, लायबिलिटी का पार्ट होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ द लायबिलिटी। बोलो, यहां लिख दूं, आउटस्टैंडिंग expenses are the part of the liability, are the part of the liability। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस पे करने बाकी हैं, वो लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। सो दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ द लायबिलिटी। सो जो ये खर्चे पे होने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहला रही है, तो ये लायबिलिटी का हिस्सा होंगी ना। हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट सर आप हमें बताओगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे? अभी कर देते हैं जी। 15% लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है तो ये आपका कर्जा ही हो गया एक तरह से, तो ये भी आपकी लायबिलिटी हो गई। ओके सर जी। राम्स लोन, राम ने लोन दिया है तो ये भी कर्जा हो गया एक तरह का, तो ये भी लायबिलिटी हो गई। देखो, जो भी आप बैंक से लोन लेते हो या किसी पर्सन से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, वो भी आपकी लायबिलिटी है। और जो आपके खर्चे पे होने बाकी हैं, जो अभी तक पे नहीं हुए, वो भी आपकी लायबिलिटी है। श्योर। ऑफिस के यूज के लिए कुछ आइटम्स ली है मैंने। पहली आइटम है कंप्यूटर, ऑफिस के यूज के लिए ली है तो आपकी बन जाएगी एसेट। दूसरा है कार, ऑफिस के यूज के लिए है तो ये भी आपकी बन जाएगी एसेट। ऑफिस के यूज के लिए कुछ भी लेते हैं तो क्या बनेगी सर? एसेट बनेगी। ऑफिस के यूज के लिए कुछ भी लेते हैं तो क्या बनेगी सर? एसेट बनेगी। ऑफिस के यूज के लिए कुछ भी लेते हैं तो एसेट बनती है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये आपकी बन गई एसेट, ये भी आपकी बन गई एसेट। श्योर। बिल्डिंग ऑफिस के यूज के लिए ली है तो बिल्डिंग भी आपकी क्या बन गई? एसेट बन गई। कैश ऑफिस के यूज के लिए पड़ा हुआ है तो कैश भी आपका क्या बन गया? एसेट बन गया। प्रीपेड रेंट, वो रेंट जो हमने एडवांस में पे कर दिया, ये आपकी एसेट बनती है। इसके बारे में हम आपको लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे, सॉरी लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे एसेट बनते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे लेक्चर नंबर 3 में। श्योर। राइट ना, आपको इन टर्म्स को क्लियर करना है। जल्दी से उतारिए इन्हें। समझ आ चुकी है सारी चीजें? एक बार दोबारा बताता हूं। रेंट पेड आपका एक्सपेंस है, पोस्ट पेड एक्सपेंस है। रेंट रिसीव आपकी इनकम है। आउटस्टैंडिंग रेंट, सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। सैलरी पेड, सॉरी रेंट पेड इन एडवांस, तो ये क्या बनेंगे? प्रीपेड रेंट बनेंगे। श्योर। श्योर। देखिए, रेंट पेड इन एडवांस कौन से बनेंगे? जो एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड रेंट बनेंगे। हाँ जी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया हमारा रेंट पेड इन एडवांस। ओके जी। सैलरी पेड भी आपका एक खर्चा है, सैलरी पेड भी हमारा एक खर्चा है। सैलरी स्टिल पेंडिंग टू रिसीव, स्टिल पेंडिंग टू पेड, सैलरी स्टिल पेंडिंग टू पेड, पे करनी बाकी है तो वो भी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाएगी। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा हमारा लायबिलिटी का हिस्सा होता है। लोन, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। जो भी कर्जा लेते हैं हमारी लायबिलिटी है। राम से लोन लिया तब भी कर्जा है, शाम से लोन लिया तब भी कर्जा है, लायबिलिटी ही लायबिलिटी है। ऑफिस के यूज के लिए कुछ चीजें हैं, कंप्यूटर हो गया वो भी हमारा एसेट है, कार होगी वो भी हमारी एसेट है, बिल्डिंग होगी वो भी हमारी एसेट है, कैश हो गई वो भी हमारी एसेट है, प्रीपेड रेंट भी हमारी एसेट होती है, जिसके बारे में हम आपको आज नहीं समझाएंगे, लेक्चर नंबर 3 में समझाएंगे। श्योर। लेक्चर नंबर 3 में आपको बताएंगे कि एसेट्स क्या क्या होती हैं और नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट क्यों कहा जाता है। और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको एसेट और लायबिलिटीज के कई सारे टाइप्स के बारे में भी समझाकर चलेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 2. सो होप सो
आप लोगों को हमारा ये लेक्चर नंबर 2 की जो इजी टर्म्स है वो समझ में आ चुकी होंगी। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।